अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं, उन्हीं पे बात कर लेते हैं। नाज़रीन, जो इसराइल की जंगी कबीना है उन्होंने ईरान से मुतल्लिक बड़ा फैसला कर लिया है। उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो ईरान पे कब, कहाँ और किन तनसीबात पर हमला करेंगे, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा जो ईरान की एटमी तनसीबात हैं उस पर मुमकिना इसराइली हमले पर जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह हैं उनका अहम स्टेटमेंट सामने आ गया है। नाज़रीन, उसके अलावा जो G7 ममालिक है उनका हंगामी तौर पे इजलास, वर्चुअली इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें तमाम ममालिक ने शिरकत की और उन्होंने ईरान पर पाबंदियां लगाने का फैसला किया। किन किन पाबंदियों की बात की गई उस पर बात करेंगे। नाज़रीन, उसके अलावा जो चीनी वजीर खारजा है उन्होंने ईरानी और सऊदी हम मनसब से गुफ्तगू की और जो मशरक़ वस्ता के हवाले से उन्होंने अहम चीज़ों पर बातचीत की है उस पर बात करें। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पहले शाम में जो ईरानी सफारतखाना है उस पर इसराइल ने हमला किया और उसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने 300 ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो थे वो इसराइल पर दागे थे, जिसे इसराइल ने कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। और उन मिसाइल से 5 मिसाइल जो है वो निवातम एयर बेस पे जाके लगे, जिनसे 3 रनवे तबाह हो गए इसराइल के, जिसके बाद उन्होंने वीडियोस और तस्वीर भी जारी कर दी। अब जवाबी कार्रवाई का इसराइल ने फैसला कर लिया है। इसराइल की जो जंगी कबीना है उसने ये फैसला किया है कि वो ईरान पर हमला ज़रूर करेंगे, जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेंगे, लेकिन वो जंगी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। ईरान ने ये कहा था कि अगर हमारे हमले के बाद इसराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और अगर उस जवाबी कार्रवाई में अमेरिका उनका साथ देगा तो हम अमेरिका के खिलाफ भी कार्रवाई करने का हक महफूज रखते हैं। अब इसराइल ने यह फैसला कर लिया है कि वो ईरान पे जवाबी कार्रवाई करेंगे, जंगी कार्रवाई नहीं, जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो जंग नहीं करना चाहते लेकिन जवाबी कार्रवाई वो ज़रूर करना चाहते हैं। तो इस पर उनका फैसला हो गया है। आज दोबारा जो उनकी जंगी कबीना है उनका इजलास होगा और इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि वो किस नोयत का जो है वो हमला करेंगे और किन तनसीबात पर करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली इसराइल भी इनकी शहरी जो आबादी है उनको निशाना नहीं बना सकता इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग, तो वो भी इनकी फौजी तनसीबात या फिर एटमी तनसीबात जो है उनको निशाना बनाएंगे। अब एटमी तनसीबात के हवाले से जो आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह है उनका स्टेटमेंट सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमें ये चीज़ की परेशानी लाहक है कि इसराइल मुमकिना तौर पर ईरान की एटमी तनसीबात पर हमला न कर दे। अगर उन तनसीबात पर हमला हुआ तो जो खित्ते में कशीदगी है वो मजीद बढ़ती जाएगी। तो जो डायरेक्टर आलमी एटमी तवानाई एजेंसी हैं राफेल ग्रासी, उनका कहना है कि ईरान ने एटमी तनसीबात इतवार को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी, लेकिन सोमवार के रोज़ उन्होंने फिर वो तमाम तनसीबात खोल दी। जब तक सूरत हाल पुरसकून नहीं होती हमारे जितने भी काम करने वाले हैं, मुआयना कार हैं, वो उससे दूर रहेंगे। और एक सवाल के जवाब में डायरेक्टर का कहना था कि ईरानी हुकूमत ने हमारे मुआयना कारों को बताया है कि जोहरी तनसीबात सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद की गई थी। डायरेक्टर राफेल ग्रासी का कहना था कि हम तमाम ममालिक से इंतहाई तहम्मुल का मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि नेतन्याहू जो है इसराइली वज़ीर आज़म, उन्होंने कहा था कि हम हर हाल में ईरान को मुंह तोड़ जवाब देंगे और उनकी जंगी कबीना ने हमला करने का फैसला कर लिया है। नाज़रीन, उसके अलावा G7 ममालिक का हंगामी इजलास वर्चुअली हुआ, उसमें तमाम ममालिक ने शिरकत की। उन ममालिक में अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, इटली और कनाडा के सरबराहान शामिल थे। उनके दरमियान बातचीत हुई। बातचीत क्या हुई? बातचीत ये हुई कि जो ईरान ने इसराइल पर हमला किया है तमाम ममालिक ने उसकी मजम्मत की और ये कहा कि, और इसराइल के साथ यकजहती का इजहार किया और ये कहा कि ईरान पर पाबंदियां आयद की जाए। ईरान जो है पूरे हित्ते में अदम इस्तेहकाम का बायस बन रहा है। ईरान और इसके प्रॉक्सी हमले बंद करें वरना सख्त पाबंदियों के लिए ईरान तैयार रहे। और मजीद उन्होंने बयान में कहा कि हित्ते में इस्तेहकाम और कशीदगी के खात्मे के लिए हम काम जारी रखेंगे। ईरान पर ड्रोन और मिसाइल्स प्रोग्रामों समेत इजाफी पाबंदियां आयद कर सकते हैं। अब G7 ममालिक जो हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो ये बड़े ममालिक हैं वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं। वो पाकिस्तान भी हो सकता है जिस तरह फिर TF था। उसके अलावा अब ईरान पे ये पाबंदियां लगाने का सोच रहे हैं, तो माइट भी पॉसिबल, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, उसके अलावा जो G7 ममालिक का इलामिया जारी किया गया उसमें उन्होंने कहा कि जो रुकन ममालिक हैं वो गजा बहरान के खात्मे के लिए बाहमी ताउन को जो मजीद मजबूत करेंगे। उसके अलावा जिसमें फौरी और मुस्तकिल जंग बंदी के अलावा इसराइली यरगमालियों की रिहाई और ज़रूरतमंद फ़लस्तीनियों को इंसानी इमदाद की फरहमी शामिल है। यानी कि ये ममालिक भी अपने इत्तेहादियों के इंटरेस्ट को सेव कर रहे हैं
انہیں ان ممالک سے کوئی غرض نہیں ہے, یہ کوئی انسانی ہمدردی نہیں ہے جن کا یہ لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں. چینی وزیر خارجہ نے ایرانی اور سعودی ہم منصب سے گفتگو کی اور انہوں نے اس بات کی مذمت کی جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے, اور جو چینی سفیر ہے انہوں نے کہا کہ ایران اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے, اور جو ایران نے جوابی کارروائی کی ہے وہ انہوں نے قانون کے مطابق کی ہے. ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں جو انہوں نے شام میں ایرانی سفارتخانے پر حملہ کیا, تو عالمی قوانین کی انہوں نے سنگین خلاف ورزی کی ہے جو کہ ناقابل قبول ہے. اور اس موقع پر جو ایرانی وزیر خارجہ ہیں انہوں نے کہا کہ علاقائی کشیدگی سے آگاہ ہیں اور تحمل سے کام لینے پر آمادہ ہیں. ایران مزید کشیدگی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا. ایران نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہم مزید صورتحال کو خراب نہیں کرنا چاہتے, لیکن چونکہ اسرائیل جو ہے وہ جوابی کارروائی کرنا چاہتا ہے, اگر اسرائیل جوابی کارروائی کرے گا تو ہم اس کو جواب دیں گے. اس کے علاوہ جو چین کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے سعودی ہم منصب سے گفتگو کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ چین مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے ریاض کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. ویورز, جو صورتحال موجودہ بھی چل پڑی ہے جس پہ جو اسرائیلی جنگی کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے حملہ کرنے کا, تو اگر اسرائیل دوبارہ حملہ کرتا ہے تو یہ آگ وہیں کی وہیں رہے گی. اسرائیل نے یہ سٹیٹمنٹ تو دے دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن جوابی کارروائی ضرور کریں گے. تو ایران نے بھی یہ کہا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے, اگر یہ حملہ کریں گے تو ہم جوابی کارروائی کریں گے. انہوں نے امریکہ کے خلاف بھی یہی کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے ممالک یہی بات کرتے رہیں گے کہ انہیں جنگ نہیں کرنی لیکن جوابی کارروائی کوئی کرے گا تو اس کو جواب دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نقصان کسے ہوا؟ اس کا نقصان تو الٹیمیٹلی جو صورتحال ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ کا جو خطہ ہے اس میں کشیدگی بڑھے گی, معاملات خراب ہوں گے. تو اگر اسرائیل ان کی ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرتا ہے تو صورتحال مزید بگڑ جائے گی. حالانکہ جتنے باقی ممالک ہیں وہ سفارتی کوششیں کر رہے ہیں کہ سفارتی چینلز کے تھرو وہ ان معاملات کو جو ہے وہ ٹیک اوور کر کے ان کا سمجھوتا کرا دیں, معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کر دیں, لیکن یہ ٹھنڈے ہوتے نظر نہیں آتے. ویورز, جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کو متحمل مزاجی سے کام لینا چاہیے, اور جو سفارتی چینلز ہیں ان کے ذریعے معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہیے اور کسی ایک پیج پہ آ جانا چاہیے باوجود اس کے کہ صورتحال مزید خراب ہو. تو ویورز, ابھی تک کی جو عالمی لیٹسٹ نیوز تھی وہ یہی تھی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں, اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور ناظرین, تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.